हेलो स्टूडेंट्स। ल्यूसेंट ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये 17वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और क्लाइमेटोलॉजी का हल्का सा रिवीजन किया था। आज की वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 38 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नेटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज। ये ऊपर से नीचे का क्रम है। एक्चुअली हमने देखा था कि सबसे नीचे जो लेयर होता है वो वायुमंडल की लेयर की बात की जा रही है। तो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, टोपोस्फियर। इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद होता है मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर। इस तरीके से आपके लेयर देखने को मिलेंगे। अब इन लेयर्स के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है जहाँ पर सडनली यानी जो 5 से 10 किलोमीटर का एरिया होता है जहाँ पर एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो उनको बोलते हैं हम पॉज या सीमाएं। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर अगर हम देखें तो सबसे नीचे रहेगी ट्रोपोपॉज जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में होगा। उससे ऊपर आपका स्ट्रेटोपॉज रहेगा जो मीजोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में होगा। उसके बाद मीजोपॉज होगा और उससे ऊपर होगा मैग्नीटोपॉज। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे पूछा था तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। मैग्नीटोपॉज सबसे ऊपर होता है, फिर मीजोपॉज होता है, देन स्ट्रेटोपॉज और देन ट्रोपोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में मैक्सिमम आपका वाटर वेपर पाया जाएगा। तो आपको पता है कि वाटर वेपर से जितनी भी वेदर फेनोमेना होती हैं वो वाटर वेपर की वजह से ही हो रही हैं। अधिकतर फेनोमेना वाटर वेपर की वजह से हो रही हैं। तो वेदर फेनोमेना आपको किस लेयर में देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे निचली लेयर है जिसे हम क्षोभ मंडल या इंग्लिश में जिसे ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं, तो उसी में सबसे ज़्यादा आपका वाटर वेपर पाया जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। तो जो वाटर वेपर का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो आपका क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। रसायन मंडल का एक भाग है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा इन चारों में से वो रहेगा ओजोन मंडल। ठीक है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो ओजोन स्फीयर में होते हैं। और ओजोन स्फीयर ये या ओजोन मंडल ये आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, और दो तरीके की ओजोन पाई जाती है। मैक्सिमम जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाएगी, लेकिन कुछ ओजोन आपकी ट्रोपोस्फीयर में भी आ जाती है, यानी क्षोभ मंडल में निचली परत में भी आ जाती है। तो जो निचली परत में ओजोन पाई जाएगी आपका क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फीयर में, उसे हम बैड ओजोन कहेंगे। वो हमारे लिए पॉल्यूशन का काम करेगी। लेकिन जो ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जा रही है, समताप मंडल में पाई जा रही है, वो हमारे लिए गुड ओजोन है। वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाती है, हमारी पृथ्वी को बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ओजोन मंडल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो मौसम की जितने भी मौसम संबंधी चीज़ें होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो सबसे निचली लेयर है। अगला है, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज मैक्सिमम जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। एक्चुअली समताप मंडल में कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होती, कोई भी मौसम संबंधी कोई घटना नहीं आएगी, वहाँ पे आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, बहुत तेज़ी हवाएं नहीं चलेंगी। तो इन सब चक्करों की वजह से समताप मंडल में जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं, लंबी फ्लाइट्स होती हैं, लंबी दूरी की, वो सब समताप मंडल में उड़ाई जाती है ताकि इन जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं उनसे बचा जा सके। तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में आपका हवाई जहाज प्राय उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि सबसे जो हमारी पृथ्वी है इसके पहला जो लेयर आता है पृथ्वी की सतह के चारों तरफ, उसे हम ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं, क्षोभ मंडल कह रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उसे समताप मंडल कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरी लेयर आती है उसे मध्य मंडल कहा जाता है। इसके बाद आपका आयन मंडल हो गया। आयन मंडल के सबसे बाद में जो लेयर आती है उसे बहिर्मंडल कहते हैं या एक्जोस्फीयर कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर हो गया बहिर्मंडल, एक्जोस्फीयर।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे पास में जो परत पाई जाएगी उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पर होता है? तो अभी हमने बताया कि हमारा जो ओजोन है वो हमारे वायुमंडल में हमारी दूसरी लेयर में पाई जाती है। आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के पास में हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर हो गया समता मंडल। तो इसी समता मंडल के बीच में आपकी ओजोन की परत पाई जाएगी और ये गुड ओजोन होता है। ये हमें, हमारी जो पृथ्वी है उसको यूवी किरणों की जो नुकसान करती हैं जो हमारे वातावरण में, उनसे बचाती है। तो सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण किस परत में पाया जाता है? तो ये समता मंडल में पाया जाता है। अगला है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? यानी जो वायुदाब है, वायुदाब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे हैं, ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर कई सारी लेयर्स में आपकी हवा पाई जाएगी, गैस पाई जाएगी, यानी वायुमंडल है। तो इस जो हवा है, वायु है, इसका दबाव नीचे की तरफ कितना लग रहा है, यानी इसका वेट कितना है, इस कॉलम का जो एयर का कॉलम है उसका वेट यहाँ पे कितना लग रहा है, वो प्रेशर होगा। ठीक है, अब वही उसे हम वायुदाब कह रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा इसकी ऊंचाई हो जाएगी कॉलम की, उतना ही अधिक वायुदाब लगेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी माउंट एवरेस्ट या किसी पर्वत पे खड़ा है टॉप पे, और कोई व्यक्ति टॉप पर्वत के नीचे खड़ा है, तो जो व्यक्ति पर्वत के नीचे खड़ा है उस पे वायुदाब अधिक लग रहा होगा, क्योंकि उसके सिर के ऊपर जो एयर का कॉलम है वो उसकी हाइट ज़्यादा होगी। जो लेकिन पर्वत पे खड़ा है या ऊंची जगह पे खड़ा है, वहाँ पे वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पे औसत वायुदाब पूछा है, यानी हमें पता है कि जो औसत वायुदाब पृथ्वी पर लगता है वो कितना है। तो ये है आपका 1013.25 मिलीबार। प्रेशर को हमेशा मिलीबार में दिखाया जाता है, एयर प्रेशर को मिलीबार में दिखाया जाता है। तो जो पृथ्वी पर जो औसत वायुदाब लगता है वो है 1013.25 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी हो या, अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें वायु का नेचर पूछा है कि ठंडी हो सकती है, शुष्क हो सकती है, नम हो सकती है, गर्म हो सकती है। तो वायुदाब सबसे ज़्यादा कौन सी एयर लगाएगी? तो हमने जब अपनी फिजिकल क्लासेस ली उसमें आपको बताया है कि एक वायु का कॉलम, एक एयर का कॉलम ऐसा है जो शुष्क है, जिसमें वाटर वेपर नहीं है, जो शुष्क है, और साथ में उसका टेम्परेचर कम है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है लेकिन टेम्परेचर कम है उस एयर कॉलम का। तो उस एयर कॉलम की हमेशा सर्वाधिक आपका एयर प्रेशर रहेगा, यानी वो सबसे ज़्यादा भारी होगी। लेकिन अगर कोई हवा या जो आपकी वायु है, अगर वो गर्म कर दी जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, शुष्क हो जाए, उष्ण हो जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो उसका आपका एयर प्रेशर नीचे ज़मीन की तरफ घट जाएगा, क्योंकि गर्म होकर वायु हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो नीचे प्रेशर आपका गलत लगाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पर भी उष्ण दे रखा है, यानी गर्म दे रखा है, वो गलत हो जाएंगे ऑप्शन। यहाँ पे वायुदाब सर्वाधिक नहीं होगा। अब बचा ठंडी तथा शुष्क वायु तथा ठंडी तथा नम वायु। तो हमने बताया कि जो शुष्क वायु होगी, जो ड्राई एयर होगी, उसका जो वेट होगा वो आपका वेट एयर से, जो नम एयर है, उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा। इस वजह से ड्राई एयर हमेशा प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, यानी ठंडी तथा शुष्क वायु हमेशा एयर प्रेशर ज़्यादा होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक होने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब जैसे हमारे मान के चलो कि किसी भी स्थान पर 915 मिलीबार प्रेशर था किसी भी जगह पे। अब अचानक से 1-1.5 घंटे में प्रेशर क्या हुआ, 890 मिलीबार हो गया या 850 मिलीबार हो गया, यानी अचानक से वायुदाब घट गया। वायुदाब घटने का मतलब क्या है कि ऊपर से हवा चली गई, यानी कोई भी एक स्थान था, यहाँ पे हवा थी जिसकी वजह से 915 मिलीबार प्रेशर था। अब ये हवा ऊपर चली गई, किसी भी तरीके से ऊपर उठ गई, अब यानी यहाँ पे प्रेशर घट गया इस स्थान पर। अब यहाँ से हवा जब ऊपर जाएगी तो दूसरी तरफ से हवा इस रीजन की तरफ आएगी और बहुत स्पीड से आएगी, यानी इससे क्या होता है कि ये तूफानी मौसम का संकेत देता है। वायुदाब का अचानक घट जाना, वायुदाब में अचानक से कमी आ जाना, ये तूफानी मौसम का संकेत देता है, स्टॉर्म आने वाला है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा।
अगला है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाएगा? पर्वतों पर पाया जाएगा? नहीं, पर्वतों पे वायुदाब कम पाया जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब घटने लगेगा। रेगिस्तान में टेम्परेचर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर एनोमल टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन आएगा। ठंड में टेम्परेचर बहुत घटेगा और आपका गर्मियों में बढ़ जाएगा, या दिन में टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा और रात में बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो इस वजह से आपका प्रेशर सेम, या उसको हम कह नहीं सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। तो रेगिस्तान में वायुदाब सामान्य नहीं पाया जाता है। धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर आपका औसत वायुदाब पाया जाता है? नहीं। औसत वायुदाब जो अभी हमने डिस्कस किया था 1/13.25 मिलीबार, ये पाया जाएगा आपका सागर के तल पर, यानी सी लेवल पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही कथन पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन दे रखा है सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जितनी हमारी मतलब अगर आप मैदानी भाग पे या पहाड़ पे या पठार पे खड़े हैं तो आपका वायुदाब थोड़ा सा कम होगा। मैदान पे वायुदाब ज़्यादा होगा, पठार पे चलेंगे उसकी हाइट बढ़ जाती है तो वायुदाब और कम हो जाएगा, और पर्वतों पे चले गए आप तो वायुदाब और कम हो जाएगा क्योंकि उसकी हाइट और बढ़ गई। लेकिन सबसे कम हाइट कहाँ पे होती है? सागर के तल पे होती है, तो सागर के तल पर वायुदाब सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, तो बिल्कुल सही है। आपने देखा 1013.25 मिलीबार प्रेशर रहता है औसत वायुदाब मीन सी लेवल पे। तीसरा है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। यानी तीनों ही कथन आपके सही हैं, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, जिसमें कहा रखा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब जो ऑप्शन सी है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे हम बोलते हैं डायरोनल प्रेशर साइकिल। डायरोनल प्रेशर साइकिल यानी एक दिन में सुबह के 10 बजे और लगभग शाम के 10 बजे, अब वो 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो करेक्टली ये नहीं कि घड़ी के हिसाब से 10 बजे, तो आगे पीछे 10 बजे के सुबह के 10 बजे के लगभग और शाम के 10 बजे के लगभग आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर पाया जाएगा पृथ्वी पर। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। और मिनिमम प्रेशर कब होता है? 4 AM के आसपास, यानी सुबह के 4 बजे और शाम के लगभग 4 बजे। यहाँ पे मिनिमम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी स्थान पर एक दिन रात में आपका प्रेशर 2 बार मैक्सिमम हो जाएगा, 2 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिनिमम हो जाएगा और 2 बार मैक्सिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी सत्य कथन पूछा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। जो आपने अभी देखा था कि 2 बार मैक्सिमम होता है प्रेशर, 2 बार मिनिमम होता है, तो इसको क्या कहा जा रहा है? वायुदाब उच्चावच या एटमॉस्फेरिक रिलीफ्स कहा जा रहा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। यानी अगर आप विषुवत रेखा के करीब हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम एक दिन में जिस समय पे हुआ है और जिस समय पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम में जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा। जबकि ध्रुवों की तरफ आप चलोगे तो वहाँ पर किसी भी स्थान पर जो प्रेशर मैक्सिमम हुआ है और मिनिमम हुआ है उसके बीच में जो अंतर होगा वो कम होगा। तो ये बिल्कुल सही है। यानी वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता जाता है। तीसरा है 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का जो दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। यानी वायुदाब में जो दैनिक उतार चढ़ाव हो रहा था कि दिन के समय बढ़ जा रहा था, फिर 4 बजे के आसपास घट जा रहा था, 10 बजे के आसपास बढ़ जा रहा था, ऐसा अंतर देखने को नहीं मिलता है 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में दोनों तरफ। ठीक है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब में ऐसा कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है। तो ये तीन ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 52, ग्लोब पर जो आपका ग्लोब है उस पर दाब कटिबंधों यानी प्रेशर बेल्ट्स की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। अगर ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, तो इसके आसपास आपकी लो प्रेशर बेल्ट पाई जाएगी। फिर दोनों तरफ आपके ट्रॉपिक कैंसर के आसपास आपकी हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाएगी, ट्रॉपिक कैंसर ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के पास। फिर इसके बाद आपके लो प्रेशर बेल्ट पाई जाएगी यहाँ पे सब पोलर रीजन में, दोनों तरफ सब पोलर रीजन में आपकी लो प्रेशर बेल्ट पाई जाएगी। और इसके बाद जो पोल्स हैं यहाँ पे ध्रुव हैं दोनों तरफ, वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट्स पाई जाएगी। तो इस प्रकार से 7 प्रेशर बेल्ट्स आपकी पूरे ग्लोब पर पाई जाती हैं।
तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला है विषुवती निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर लगभग कितने अक्षांश तक देखने को मिलता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो ग्लोब है इसके यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के पास 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में इसमें आपका लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवती रेखीय निम्न दाब पेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है किस रीजन में। तो डोलड्रम पेटी यही पेटी होती है जो लो प्रेशर बेल्ट होती है इक्वेटोरियल रीजन पे 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, इसी को हम डोलड्रम पेटी कहते हैं, इसी को हम डोलड्रम बेल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, अवतलन का मीन सबसिस्टेंस यानी हवा का नीचे आना। दूसरा है निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, पूर्व की तरफ पवन चल रही होगी। तीसरा सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन। ऑप्शन डी है निम्न दाब एवं शांत पवन। तो आपने देखा कि जैसे ये आपकी पृथ्वी थी और यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो बेल्ट है इसको हम डोलड्रम एरिया कहते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे प्रेशर लो पाया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है इस वजह से लो प्रेशर है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ की जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ कन्वेक्शनल करंट के रूप में, संवहन के रूप में यहाँ से हवा उठती हुई ऊपर चली जाएगी, यानी ज़मीन से धरातल से हवा उठना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे ज़मीन पर आपका लो प्रेशर जोन हो जाएगा, वहाँ पे नीचे दाब जो निम्न दाब होगा। अब इसी निम्न दाब की वजह से यहाँ पर दूसरी तरफ से आपकी एयर नहीं आएगी, तो यहाँ पे कोई भी हवा नहीं चलेगी नीचे, यानी जो हॉरिजॉन्टल जो ज़मीन के लेवल पर आपकी कोई भी पवन ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेगी, वहाँ पे एयर नहीं चलेगी। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में डोलड्रम यानी शांत पेटी बन जाती है। तो यहाँ पे केवल हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, लेकिन नॉर्मल जो पवन है वो नहीं चलती है या बहुत कम चलती है। तो इस वजह से जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो रहेगा निम्न दाब एवं शांत पवन, जो पवन है यहाँ पे शांत रहेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है। विषुवती निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी या ध्रुवी उच्च वायु दाब पेटी। तो विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं, यहाँ पे आप ये हाईलाइट करेंगे, उष्ण मरुस्थल की बात की जा रही है, यानी ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात की जा रही है, जो वार्म कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बने होते हैं। तो ये उष्ण मरुस्थल कहाँ पे पाए जाएंगे, कोल्ड मरुस्थल की बात नहीं, कोल्ड डिजर्ट की बात नहीं हो रही है। तो ये पाए जाते हैं आपके उपोष्ण कटिबंधी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कारण, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स की वजह से आपके उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर पाई जाएगी, मीजोस्फियर के ऊपर आयनोस्फियर पाई जाएगी, आयनोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर आपका एक्सोस्फियर या बाह्यमंडल। तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। अगला है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो जो ओजोन परत है वो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपके समताप मंडल में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं। तो जो जेट धाराएं हैं ये आपकी क्षोभ सीमा में पाई जाएंगी, यानी सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, इसके बीच में आ जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, जो क्षोभ सीमा। यहाँ पे एक ट्रांजिशन जोन होती है जो क्षोभ मंडल से समताप मंडल के बीच में होती है। यहाँ पे ऊपर समताप मंडल रहेगा, नीचे आपका क्षोभ मंडल रहेगा, बीच में आ जाएगी क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज। तो इसी ट्रोपोपॉज में आपकी जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, ठीक है, जेट धाराएं इसी में प्रभावित होती हैं। अगला है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या लगभग कितनी है। तो ये 5 आपकी वायुमंडलीय परतें हैं जो एन स्ट्रॉलर ने बांटी हैं। अगला क्वेश्चन है 62 निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा कौन सी है, बाह्यमंडल है। एक बार फिर से याद करिए, पृथ्वी की धरातल के सबसे नज़दीक पर जो सीमा होगी वो होगी क्षोभ मंडल, जैसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं।
ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरा मंडल आता है या उसे वो हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, हिंदी में इसे बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल या मीजोस्फियर। मीजोस्फियर से ऊपर आता है आपका आयनोस्फियर या आयन मंडल। आयन मंडल से ऊपर आता है आपका तापमंडल या थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर का जो बाहरी सीमा होती है उसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल या एक्जोस्फियर। तो जो सबसे आउटर है वो है आपका बाह्य मंडल या एक्जोस्फियर। तो यहाँ पे 62 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं उन पे आपको विचार करना है। पहला है आर्गन, नियोन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हें आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा आपकी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और तीसरे नंबर पे आपकी आर्गन पाई जाती है। तो आर्गन की लगभग जो परसेंटेज पाई जाती है वायुमंडल में वो है लगभग 0.93%। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.038% पाया जाता है। आपका नियोन है ये लगभग आपका पाया जाता है यहाँ पे लिख देते हैं 0.0018%। और हीलियम ये आपका पाया जाएगा 0.0005%। तो अगर हम यहाँ पे आरोही क्रम देखें, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे कम इन चारों में से क्या पाया जा रहा है? हीलियम पाया जा रहा है, तो ये क्रम रहेगा 3। उसके बाद इससे ज़्यादा पाया जाएगा आपका, इससे ज़्यादा पाया जा रहा है आपका नियोन 3.2। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 4 और सबसे लास्ट में 1। आर्गन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो 63 का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। जो समताप मंडल है उसमें तापमान ऊंचाई के साथ घटेगा, तो ये गलत है। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में क्या होता है कि ओजोन की वजह से, ओजोन परत की वजह से तापमान जैसे जैसे समताप मंडल में हम ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे, तापमान भी बढ़ता चला जाएगा। तापमान समताप मंडल में घटता नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा कथन है, समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है, तो ये सही है। समताप मंडल में आपका जो तापमान है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। बहुत ही शांत ये लेयर है। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है। मध्य मंडल का मतलब मीजोस्फीयर होता है। अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो आपका मध्य मंडल है उसमें जितने भी उल्का बाहर से हमारे प्रवेश करते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, वो अधिकतर उल्का वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। यानी मध्य मंडल या मीजोस्फीयर में आपके मीटियोर्स खत्म, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है, इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, तो ये गलत है। एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे नीचे ये आपकी धरातल हो गई, ज़मीन की लेयर होगी, इससे सबसे नीचे हो गया आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ, जो टेम्परेचर है वो ऊंचाई के साथ घटेगा। जितना आप ऊपर बढ़ोगे तापमान घटेगा। ये ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे वाली लेयर में। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। यहाँ ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल है। यहाँ पे टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बहुत हल्का हल्का यहाँ पे जो माइनस में पहुँच चुका होता है वो यहाँ पे आके 0 डिग्री पे पहुँच जाता है। तो हल्का सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ओजोन मंडल की वजह से। इसके बाद तीसरी लेयर आती है आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर यहाँ पे उल्कापिंड आके जल जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचे बढ़ते चले जाओगे मीजोस्फीयर में, टेम्परेचर घट जाएगा। इसी वजह से जो मीजोस्फीयर है वो सबसे ज़्यादा ठंडी परत है, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। ये कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसके बाद जो थर्मोस्फीयर आएगा इससे ऊपर, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड कथन था कि इस स्तर में मध्यमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, तो ये गलत है। मध्यमंडल में आपका जो तापमान है, यहाँ पे आप देखो जितना भी तापमान है वो ऊंचाई के साथ घटता है, ना कि बढ़ता है। तो यहाँ पे कथन गलत हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो निचली सतह होती है आपकी ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला है ओजोन परत जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी विकिरण मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनको जो अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल की दूसरी परत में पाई जाती है, यानी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने वायुमंडल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।